समय की जब नदी बहती है तो अपने साथ यादों के ढेरों हसीन किनारे छोड़ जाती है। एक ऐसा ही किनारा था छोटे से शहर का वह खूबसूरत घर जहां अरुण का बचपन बीता। अरुण जो अपने माता पिता की आंखों का तारा था, पूरे मोहल्ले की धड़कन था। स्कूल का कोई भी साल ऐसा नहीं गया जब अरुण का रिपोर्ट कार्ड कविता जी के हाथों में आया हो और उनकी आंखों से खुशी के आंसू ना छलके हो। खिड़की से आती धूप की पीली रोशनी में जब कविता जी रिपोर्ट कार्ड लेकर राजेश जी के पास दौड़ती तो पूरे घर में जैसे खुशियों की शहनाई बज उठती। सुनिए जी, जरा देखिए तो अपने बेटे के नंबर, इस बार भी पूरे स्कूल में अव्वल आया है हमारा अरुण। कविता जी का चेहरा गर्व से खिल उठता। राजेश जी चश्मा ऊपर सरकाते हुए उस पुराने लकड़ी के सोफे से उठते और अरुण को गले से लगा लेते। उनका भारी, धीमा और वात्सल्य से भरा स्वर गूंजता। मुझे पता था बेटा, तुम्हारी माँ की प्रार्थना और तुम्हारी मेहनत कभी खाली नहीं जा सकती। बस एक बात याद रखना, ऊंचाइयों पर जितना भी उड़ो, जमीन से जुड़े रहना। सफलता हमेशा तुम्हारे कदम चूमेगी। अरुण मुस्कुराता और दोनों के पैर छू लेता। उसे पता था कि उसके पापा की वह साइकिल जिसकी चेन अक्सर उतर जाया करती थी और माँ की वह पुरानी सूती साड़ियाँ जिन्हें उन्होंने सालों से नहीं बदला था, उन्हीं के त्याग की बदौलत आज वह इस मुकाम पर था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। अरुण बड़ा हुआ, इंजीनियरिंग की और फिर उसकी एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। इसी बीच उसकी जिंदगी में नैना आई। नैना शांत समंदर जैसी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक ठहराव रहता और आंखों में अपनों के लिए बेइंतहा सम्मान। घर में खुशियां मुकम्मल थी, लेकिन जिंदगी की फितरत है ना, ये कभी एक जगह नहीं ठहरती। अरुण का ट्रांसफर एक बहुत बड़े महानगर में हो गया। रफ्तार, ऊंची इमारतें और अंतहीन भागदौड़ वाले उस शहर में उसने अपनी मेहनत से एक नया बिजनेस खड़ा कर लिया। कामयाबी उसके कदम चूम रही थी, लेकिन इस चमक दमक से दूर उस छोटे से शहर के पुराने घर में दो बुजुर्ग अकेले रह गए थे। राजेश जी जो एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे और कविता जी जो कभी बच्चों को स्कूल में अनुशासन सिखाती थी। दोनों ने रिटायरमेंट को बुढ़ापे का नाम नहीं दिया था। उनके लिए हर सुबह एक नया उत्सव थी। सुबह के ठीक 5:30 बजे जब आसमान में सिंदूरी रंग घुला होता और चिड़िया चहचहाने लगती, दोनों की आंखें खुल जाती। ओस की बूंदों से भीगे बगीचे में मोंगरे और गुलाब की भीनी भीनी खुशबू हवा में तैर रही होती। राजेश जी नंगे पैर हरी घास पर चलते और हाथ में पानी का पाइप लिए हर पौधे के पास ऐसे रुकते मानो किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों। अरे वाह कविता, जरा इधर आना तो, देखो हमारी इस गुलाब रानी को तो देखो, कल तक तो सिर्फ एक कली थी, आज पूरी तरह से मुस्कुरा रही है। राजेश जी का चेहरा खिल उठता। कविता जी रसोई से हाथ में चाय के 2 कप लिए बाहर आती। उनके चेहरे पर हल्की सी शरारत भरी मुस्कान होती। सच में जी, कभी कभी मुझे बहुत जलन होती है। आपको इन पौधों से ज्यादा प्यार है या मुझसे? राजेश जी हंस पड़ते। उनकी हंसी में सालों का साथ और अटूट प्रेम झलकता। वे चाय की चुस्की लेते हुए कहते, पगली, पौधों को तो मैं सिर्फ पानी देता हूँ ताकि ये जी सके, लेकिन तुम तो हवा हो, वह हवा जिसके बिना मेरे सांसें ही थम जाएं। तुम मेरी पूरी जिंदगी हो। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। वह हंसी उस सूने घर की दीवारों को जिंदा रखती थी। इसके बाद उनका एक तय नियम था, साथ में थैला लेकर पैदल बाजार जाना, ताजी सब्जियों के लिए सब्जी वाले से 2 रुपए की बहस करना, घर आकर मिलकर खाना बनाना और शाम को मोहल्ले के चबूतरे पर बैठकर सहेलियों और दोस्तों के साथ देश दुनिया की बातें करना। उनकी जिंदगी में एक गति थी, एक उद्देश्य था।
सबसे बड़ी बात, उन्हें हर पल यह एहसास था कि इस घर को चलाने के लिए उनकी जरूरत है। लेकिन बड़े शहर में बैठे अरुण के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक रात उसने थके हुए स्वर में नैना से कहा, नैना, मम्मी पापा ने पूरी जिंदगी हमारे लिए हाड़ मांस गलाया है। अब जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं उन्हें उस छोटे से घर में अकेले तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि अब वे बस आराम करें, राजाओं जैसी जिंदगी जिएं। नैना ने अरुण की आंखों में झांका। वहां प्यार था। उसने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिला दिया। आप सही कह रहे हैं, उन्हें यहाँ ले आते हैं। और एक दिन अरुण अपने माता पिता को उस बड़े शहर के आलीशान पेंट हाउस में ले आया। वह घर किसी महल से कम नहीं था। मखमली सोफे, हर कमरे में चलता हुआ साइलेंट एसी, पैरों में धंस जाने वाले कालीन और सेवा के लिए नौकर चाकर। सामान रखने के बाद अरुण ने गर्व से अपने माता पिता का हाथ थामा और कहा, मम्मी पापा, अब आप दोनों का बनवास खत्म। इस घर में कदम रखने के बाद से आपका हर काम ये नौकर करेंगे। खाना कुक बनाएगा, सफाई रामू करेगा, पौधों की देखभाल माली करेगा। आपको रसोई की तरफ देखना भी नहीं है, बस आराम करना है, सिर्फ आराम। कविता जी ने झिझकते हुए राजेश जी की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, लेकिन बेटा, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाना तो सेहत के लिए अच्छा है ना? नहीं मम्मी, अरुण ने लाड से उनकी बात काट दी। अब आपकी उम्र आराम करने की है। अपनी जिंदगी भर बहुत काम किया, अब अपने बेटे की कमाई का सुख भोगिए। राजेश जी कुछ कहना चाहते थे, पर बेटे की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर उन्होंने अपनी बात हलक में ही दबा ली। वे सिर्फ मुस्कुरा दिए। शुरू का एक हफ्ता तो मेहमान नवाजी में कट गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उस आलीशान घर की दीवारें दोनों बुजुर्गों को धीरे धीरे निगलने लगी। सुबह की शुरुआत अब चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं, बल्कि एसी की सरसराहट से होती। बालकनी में जाने पर राजेश जी देखते कि माली पौधों को पानी दे रहा है। जब वे आदतन पाइप पकड़ने जाते तो माली हाथ जोड़ लेता, नहीं बाबूजी, साहब डांटेंगे, मेरा काम मुझे करने दीजिए। राजेश जी चुपचाप वापस आकर आलीशान सोफे पर धंस जाते। कविता जी जब रसोई में जाकर चाय की केतली उठाती तो कुक दौड़ कर आता, माता जी आप बैठिए, मैं बादाम शेक लेकर आता हूँ। धीरे धीरे उनके जीवन से काम नाम का शब्द गायब हो गया, और जब काम गया तो जीने का उत्साह भी कहीं पीछे छूट गया। आलीशान गद्दों पर अब उन्हें नींद नहीं आती थी, और बिना भूख के खाया गया शाही खाना उनके पेट में भारीपन भरने लगा। 6 महीने बीत गए। अरुण अपने बिजनेस में व्यस्त था, लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी। शाम की चाय के वक्त कविता जी ने चाय के कप में 2 बार चीनी डाल दी। अरुण ने टोकते हुए कहा, मम्मी 2 बार चीनी? कविता जी ने चौंक कर अपने हाथ को देखा। उनकी आंखें शून्य में ताक रही थी। अरे मैं भूल गई बेटा, मुझे याद ही नहीं रहा। अगले ही दिन कविता जी अपनी अलमारी की चाबी ढूंढते हुए रोने लगी, जबकि चाबी उनके पल्लू में ही बंधी थी। उधर राजेश जी, जो कभी शांत समंदर जैसे थे, अब बात बात पर चिढ़ने लगे थे। अखबार का पन्ना जरा सा मुड़ जाता या टीवी का रिमोट नहीं मिलता तो वे नौकरों पर चीख पड़ते। उनकी वह खिलखिलाहट न जाने किसी गहरे कुएं में दफन हो चुकी थी। अरुण घबरा गया। वह उन्हें शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों के पास ले गया। कई टेस्ट हुए, दवाइयां बदली गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर एक दोस्त की सलाह पर वह उन्हें एक बुजुर्ग और अनुभवी साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक के पास ले गया। डॉक्टर ने राजेश जी और कविता जी से अकेले में करीब 1 घंटा बात की। जब वे बाहर आए तो दोनों के चेहरों पर वही अजीब सी उदासी थी। डॉक्टर ने उन्हें बाहर बैठने को कहा और अरुण को अपने कैबिन में बुलाया। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी माँ को? क्या उन्हें डिमेंशिया या अल्जाइमर हो रहा है? और पापा इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं?
मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी दे रहा हूँ। अरुण की आवाज में घबराहट और बेबसी थी। डॉक्टर ने अरुण की तरफ देखा और बहुत ही गंभीर आवाज में पूछा, अरुण, तुम्हारे माता पिता बड़े शहर आने से पहले क्या करते थे? उनकी दिनचर्या क्या थी? अरुण ने थोड़ा हैरान होते हुए बताया, सर, माँ टीचर थी और पापा क्लास 1 ऑफिसर थे। रिटायरमेंट के बाद भी वे बहुत एक्टिव थे। खुद सब्जियां लाते, पौधों की देखभाल करते, माँ खाना बनाती थी और पड़ोसियों की मदद भी करते थे। डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अरुण, समस्या उनकी उम्र नहीं है, समस्या वह निष्क्रियता है जो तुमने उन्हें अनजाने में तोहफे में दी है। मैं समझा नहीं सर, अरुण ने हकलाते हुए कहा। तुमने उनसे बहुत प्यार किया अरुण, लेकिन साथ ही अनजाने में तुमने उनसे उनकी जीने की वजह छीन ली। इंसान सिर्फ वातानुकूलित कमरों, मखमली गद्दों और नौकरों के परोसे हुए खाने से नहीं जीता। इंसान के दिमाग और शरीर को ये एहसास चाहिए होता है कि वो आज भी उपयोगी है। उसकी इस दुनिया को और इस परिवार को जरूरत है। जब तुम किसी इंसान से उसकी जिम्मेदारियां छीन लेते हो तो तुम अनजाने में उसे यह संदेश देते हो कि अब आप किसी काम के नहीं रहे, अब आप सिर्फ आराम कीजिए। यही वो पल होता है जब दिमाग की नसें सुस्त होने लगती है, याददाश्त धुंधली होने लगती है और मन में गुस्सा और हीन भावना भरने लगती है। डॉक्टर के शब्द अरुण के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। डॉक्टर ने आगे कहा, उन्हें आराम का पिंजरा नहीं, अपनी उपयोगिता का एहसास चाहिए। उनके हाथ खाली मत करो, वरना वो उम्र से पहले बूढ़े होकर दम तोड़ देंगे। उस रात अरुण अपनी आलीशान छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था, पर उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता के वो मुरझाए हुए चेहरे घूम रहे थे। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ पहले पूरे घर को संभालती थी और आज वह एक चाबी के लिए रो पड़ी। उसे महसूस हुआ कि उसने आराम देने के चक्कर में अपने माता पिता के आत्मसम्मान और उनकी पहचान को ही खत्म कर दी थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अरुण ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सबसे पहले माली को बुलाया और उसे कुछ पैसे देकर कुछ दिनों की छुट्टी पर भेज दिया। फिर वह पापा के कमरे में गया, जहां राजेश जी हमेशा की तरह शून्य में ताक रहे थे। अरुण ने उनका हाथ पकड़ा और बगीचे में ले आया। हाथ में पानी का पाइप थमाते हुए बोला, पापा देखिए, माली छुट्टी पर चला गया है और मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये पूरा बगीचा आज से आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने इन पौधों को नहीं संभाला ना तो ये सूख जाएंगे। राजेश जी ने पाइप को देखा। जैसे ही ठंडे पानी का स्पर्श उनके हाथों को हुआ, उनकी आंखों में एक अजीब सी बिजली कौंधी। उन्होंने अरुण को देखा। सच सूख जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी पानी देता हूँ। उनके कदमों में महीनों बाद एक फुर्ती दिखाई दी। इसके बाद अरुण रसोई में गया, जहाँ कुक नाश्ता बना रहा था। उसने उसे धीरे से कहा, तुम आज से सिर्फ चॉपिंग और सफाई करोगे, खाना मेरी माँ बनाएगी। जब कविता जी रसोई में आई और कुक को पीछे हटते देखा तो चौंक कर बोली, क्या हुआ बेटा, आज नाश्ता नहीं बनेगा क्या? अरुण ने माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मम्मी, इस कुक के हाथ के बेस्वाद खाने से मेरा पेट खराब हो गया है। मुझे आज ऑफिस के टिफिन में आपके हाथ के बने भरवा पराठे और पुदीने की चटनी चाहिए। आपके बिना इस घर का स्वाद ही मर गया है मम्मी। इन शब्दों ने कविता जी के भीतर जैसे कोई सोई हुई शक्ति जगा दी। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत पल्लू कमर में बांधा और बोली, ठहर, मैं अभी तेरे लिए गरम गरम पराठे बनाती हूँ। इस कुक को क्या पता कि मसालों का सही अंदाज क्या होता है। धीरे धीरे घर की आवो हवा बदलने लगी। घर के नौकर अब सिर्फ सहायक थे। मुख्य भूमिका में तो घर के बुजुर्ग आ चुके थे। सुबह फिर से पौधों से राजेश जी की बातें गूंजने लगी। रसोई से मसालों और शुद्ध घी की सौंधी खुशबू पूरे घर में तैरने लगी। दोपहर में जब अरुण के बच्चे स्कूल से आते तो वे सीधे अपनी दादा और दादी के पास दौड़ते।
दादी, आज वो मुझे पंचतंत्र वाली कहानी सुनाओ ना। दादाजी, आज ना मैं ये स्कूल से नया बीज लेकर आया हूँ। इसे गमले में कैसे लगाना है, आप मुझे सिखाएंगे? घर, जो पहले एक आलीशान साइलेंस जोन बन चुका था, अब बच्चों की किलकारियों और बुजुर्गों के ठहाकों से जीवंत हो उठा था। 3 महीने बीत चुके थे। एक सुहानी शाम, डूबते हुए सूरज की सुनहरी नारंगी रोशनी बालकनी पर बिखर रही थी। अरुण खिड़की के पीछे खड़ा होकर बाहर का नजारा देख रहा था। बाहर बगीचे में राजेश जी घुटनों के बल बैठकर बच्चों को मिट्टी खोदना सिखा रहे थे और पास ही बैठी कविता जी जोर जोर से हंसते हुए कह रही थी, जरा संभल कर जी, बच्चों के कपड़े गंदे मत कीजिए। दोनों के चेहरों पर झुर्रियों के बीच से जो मुस्कान फूट रही थी, वह किसी कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा चमकदार थी। पिछले कई हफ्तों से माँ कोई बात नहीं भूली थी और पापा का गुस्सा तो जैसे कपूर बनकर उड़ गया था। अरुण की आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, माँ, पापा, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी कामयाबी के घमंड में ये भूल गया था कि आपको आराम की बैसाखी नहीं बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी का सहारा चाहिए था। तभी नैना पीछे से आई और उसने अरुण के कंधे पर हाथ रखा। क्या देख रहे हो? अरुण ने मुस्कुराकर अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, यही कि कभी कभी प्यार करना ही काफी नहीं होता। प्यार में समझदारी और सामने वाले के वजूद का सम्मान करना भी जरूरी होता है। नैना ने हामी में सिर हिलाया। बिल्कुल सही। बुजुर्गों को सिर्फ एक कोने में बिठाकर सुख सुविधाएं देना उनके साथ न्याय नहीं है। उन्हें ये एहसास चाहिए कि वे आज भी इस बरगद के पेड़ की वो मजबूत जड़ें हैं जिनके बिना ये पूरा परिवार ढह जाएगा। और यही शाश्वत सत्य है। इंसानी शरीर और मन कभी आराम से नहीं बल्कि इस भावना से जिंदा रहता है कि मेरी जरूरत आज भी है। हमारे बुजुर्गों को अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर केवल भौतिक सुख सुविधाओं और आराम की जरूरत नहीं होती। उन्हें परिवार में सम्मान, अहमियत और जिम्मेदारी चाहिए होती है। जब हम उनसे उनके हिस्से का छोटा मोटा काम और उनकी व्यस्तता छीन लेते हैं तो हम अनजाने में ही उनका आत्मसम्मान और जीने का उद्देश्य छीन लेते हैं। अपने बुजुर्गों से प्यार जरूर करें, लेकिन उन्हें ये महसूस न होने दे कि अब वे परिवार के लिए अनुपयोगी हो चुके हैं। उन्हें हमेशा अपने जीवन और घर की धड़कन बनाए रखें। तो ये तो थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।